दोस्तों, हमारी ये धरती अनमोल है, अतुल्य है। इसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी भी है और उत्तरदायित्व भी। तो आइए धरती और पर्यावरण को बचाने का करें प्रण और सब मिलकर करें पर्यावरण संरक्षण। नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी ही दोस्त प्रज्ञा। दोस्तों, पर्यावरण दर्शन के हर एपिसोड में हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करते हैं। क्यों पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, क्यों पर्यावरण हमारे लिए इतना ज़रूरी है, और पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले खतरों की भी हम बात करते हैं। क्योंकि अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारे आने वाला कल सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण को प्रदूषित होने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण वनों की कटाई भी है। वनों की कटाई करने से हमें प्राणवायु की हानि होती जा रही है, क्योंकि पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं। इसीलिए पेड़ों को सुरक्षित रखना, वनों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं, जो हमारे पर्यावरण मित्र भी हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी भी हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान वी केतन कुमार जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पर्यावरण दर्शन में। थैंक यू मैम, सभी दर्शकों को मेरा स्वागत है। सर, पर्यावरण दर्शन में हम हमेशा पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण की मुहिम हमने एक चलाई है कि सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में हमारे साथ आगे चले। और आज इसी एपिसोड में भी हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करेंगे, वनों की कटाई के बारे में बात करेंगे। क्यों वनों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषित होता है और क्यों वनों की कटाई पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण पर। हम सब जानते हैं पर्यावरण ज़रूरी है, पर्यावरण सुरक्षित रखना ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण है क्या? मैम, मैं अगर पर्यावरण के बारे में बताऊं तो पर्यावरण वो चीज़ है जो हमारे सराउंडिंग में जो भी है उसको हम पर्यावरण कह सकते हैं। एवरीथिंग दैट इज़ सराउंडिंग अस इज़ द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में आपके पास जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है। अगर अपन लिविंग बींग्स की बात करें तो अपने पास वाइल्ड लाइफ है, वी हैव फ्लोरा है, वाइल्ड लाइफ में भी हैव मतलब इंसेक्ट्स भी है, मतलब काफ़ी सारे चीज़ें हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपके अलावा सब कुछ जो आपके सराउंडिंग है वो पर्यावरण में आता है। जी सर, पर्यावरण की हमने बात की। एक बात मेरे दिमाग में बार बार में आ रही है, पर्यावरण संरक्षित रखना और सुरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है इतना आज के परिवेश को देखते हुए? मैम, मैं ये बताना चाहूँगा कि पर्यावरण संरक्षण वो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण हमको क्या है जो सुरक्षित रख रहा है। लाइक हम आज के डेट में अगर मान लीजिए साफ सांस ले रहे हैं, हम अच्छे कंडीशन में हैं, लाइक कि हमारे पास हमको थ्रेट्स फेस नहीं करना है। हम जैसे अब क्लाइमेट चेंजेस के दुनिया भर के थ्रेट्स आ रहे हैं, तो हमको अगर मान लीजिए सुरक्षित लाइफ जीना है, हमको हमारे जो सराउंडिंग है, हमारी जो सोसाइटी है उसको सुरक्षित रखना है, तो फिर हमको एनवायरनमेंट को जितना हम हमारे ऊपर ध्यान देते हैं उतना ही हमको एनवायरनमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारा क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन मतलब हर एक की, मैं मानता हूँ कि एक अटमोस्ट जो ड्यूटी है एवरी सिटीज़न की, वो एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स अवेयरनेस होना एंड उसके थ्रेट्स को पहचानना एंड उसको कैसे कंजर्व करना है, सो दैट हमारा भी भलाई हो और हमारे आने वाले जनरेशन्स का भी भलाई हो। जी सर, यहाँ पर एक बात मुझे बार बार में परेशान करती है कि क्यों हम वनों की कटाई कर रहे हैं। क्योंकि वन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अर्बनाइजेशन अपनी जगह है, लेकिन पर्यावरण अपनी जगह। वनों की कटाई या वनों की क्या भूमिका हो सकती है पर्यावरण संरक्षण में? मैम, वनों की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है, मतलब उनका मेजर रोल है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में। जो फॉरेस्ट एरियाज़ है, फॉरेस्ट एरियाज़ का बेनिफिट जैसे हम सब जानते हैं, फॉरेस्ट एरिया कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़, प्लांट्स। तो इनका क्या है, जो फॉरेस्ट हैं वो वहाँ के जो माइक्रो क्लाइमेट है उनको डिफ़ाइन करते हैं। फॉरेस्ट की वजह से आप सबको पता है द एयर दैट वी ब्रीथ, जो पानी हमको मिलता है, जो रेनफॉल हो रहा है, सॉइल को फर्टिलिटी मेंटेन करना है, सॉइल इरोजन को रोकना है। एंड जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में मानता हूँ कि एक मेजर यूनिट है जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का पार्ट प्ले कर सकता है। और रही बात कटिंग की, फेलिंग की बात कर रहे हैं, वो मैं कहना चाहूँगा ये इलीगल फेलिंग की वजह से एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा नुकसान होता है। एंड फेलिंग की वजह से आपका वो एरिया डिवाइड ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे ना तो प्रेसिपिटेशन की बात है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ वाटर टेबल भी कम हो जाता है, लोगों को परेशानी आती है।
एंड सिमिलरली वहाँ का जो सॉइल है, सॉइल भी बैरन हो जाता है, वहाँ पे फर्टिलिटी नहीं रहती है, वहाँ एग्रीकल्चर लोग नहीं कर पाते हैं। एंड फॉरेस्ट के ऊपर आज के डेट में जो फ्रिंज विलेजेस है वहाँ की डिपेंडेंस बहुत सारा है, तो उनकी डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं मानता हूँ कि जो ट्री फेलिंग है इट इज़ वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स, जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए वन ऑफ द मेजर थ्रेट है, उसको हमको रिकग्नाइज़ करना है, हमारे प्रयास करना चाहिए उसको रोकने के लिए, सो दैट हमारे एनवायरनमेंट कंजर्व रहे। जी सर, आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। सर, क्लाइमेट चेंज क्या है और किस तरह से ये हमारे पर्यावरण या वनों के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल रहा है? मैम, क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ही वाइड टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज जो मेजर हम क्लाइमेटिक जो पैरामीटर्स हैं, बीट टेम्परेचर, बीट रेनफॉल, बीट ह्यूमिडिटी, उसमें अगर मेजर चेंजेस हम ओवर द टाइम देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से मतलब बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स भी होते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स इन द सेंस कि आप जैसे टेम्परेचर कहीं जगह के बढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे जो पोल्स हैं, जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, आइस मेल्टिंग की बात होती है, अवलांचेस की बात होती है, जिसकी वजह से वाटर लेवल भी बढ़ता है। वाटर लेवल बढ़ रहा है, जो आइलैंड नेशंस हैं उनके थ्रेट है। अब हम अगर मान लीजिए माइक्रो लेवल की बात करें कि उसकी वजह से हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे जो फॉरेस्ट को क्या फ़र्क पड़ रहा है, वहाँ पे डिपेंडेंट जो लोग हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और उसकी हम बात करें जो टेम्परेचर बढ़ता है तो डेफिनेटली उससे जो इम्पैक्ट जो होते हैं, बीट जैसे आपकी जो मॉइस्चर लेवल है वो कम रहती है, रेनफॉल पैटर्न वो भी डिस्टर्ब होता है। एंड रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो फिर फर्दर जो उनका जो डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, बीट हाउस होल्ड यूज़ के लिए जो पानी की बात करते हैं, वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। एंड टेम्परेचर राइज होने से जो फॉरेस्ट फायर्स की अपन बात करें, जो वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स है आज के डेट में, एंड हम अगर आज बात कर रहे हैं तो फिर राजस्थान जो हमारे स्टेट हैं वहाँ जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी कहीं सारा बड़ा है फॉरेस्ट फायर का। तो मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज है, जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनको हमको ध्यान रखना चाहिए। वी शुड एक्ट टुवर्ड्स इट, एंड हमारे लेवल के जो इंडिविजुअल जो प्रयास हैं उनको हमको इंश्योर करना चाहिए, सो दैट जो मेजर जो कैटास्ट्रॉफीज हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें एंड फॉरेस्ट को हम बचा सकें। सर, अभी आपने एक बात की फॉरेस्ट फायर की। आजकल देखने में आता है कि जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। अमेज़न के जंगल हैं, चाहे अफ्रीका के जंगल है, चाहे हमारे राजस्थान में भी बड़ी संख्या में ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। क्या सर रीजंस हैं? मैम, जैसे आपने कहा था फॉरेस्ट फायर्स के मतलब कई सारे रीजंस हैं, बहुत नेचुरल भी हैं एंड एंथ्रोपोजेनिक भी है। एंड नेचुरल रीजंस की अगर बात करें तो आप जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर वहाँ पे फायर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर मैन मेड फैक्टर्स की बात करें तो जो ग्रेजिंग की वजह से या फिर मैन मेड किसी ने एक्सीडेंटली लगा दिया, कोई जानबूझ के लगा दिया हो, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं। एंड फॉरेस्ट एरियाज़ में जो फायर लगती है वो मतलब इट्स वेरी क्या बोलते हैं उसको, इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट, एंड उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास बहुत ही लिमिटेड आपकी रिस्पॉन्स बहुत ही टाइमली होना चाहिए। अनलेस अदरवाइज़ क्या है, वो इतना एरिया में स्प्रेड हो जाएगा तो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया तो आपका इम्पैक्ट हो ही रहा है, वहाँ पे उस पर जो डिपेंडेंट जो वाइल्ड लाइफ है उनकी हैबिटेट भी डिस्ट्रक्ट होती है, एंड वहाँ पे जो लोगों की जो डिपेंडेंसी है फॉरेस्ट के ऊपर उनका लाइफ भी इम्पैक्ट होता है। तो इट हैज़ ए मल्टीप्रोंग्ड जो इम्पैक्ट होती है। तो हम ये ट्राई करना चाहिए, हम अवेयरनेस के थ्रू प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं हम लोग करते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम क्या है फायर लाइन्स बनाते हैं, वहाँ पे लोगों के काउंसलिंग करते हैं, एंड एट द सेम टाइम कंट्रोल करने के लिए भी हम लोकल जो कम्युनिटी है उनसे हेल्प लेके वहाँ पे फायर बीटिंग मेथड हो या फिर फायर फाइटिंग हो, हम उसको कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। जी सर। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वनों की कटाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वन्य जीव हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और अगर हम एक आंकड़ा देखें तो वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है। तो क्या ऐसा करें कि वन्य जीवन भी डिस्टर्ब ना हो और वनों की कटाई पे भी कहीं ना कहीं हम रोक लगा सकें या कुछ हद तक कम कर सकें? सही बात है मैम। अभी जैसे वनों की कटाई होती है तो वन ही है, वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब होता है। अगर हैबिटेट नहीं है तो डेफिनेटली वो जो स्पीशीज़ है वहाँ सर्वाइव नहीं करती है और उनकी जो नंबर्स है वो डिक्लाइन होती है।
अब जैसे अपन बात करें इसको कैसे अपन रोक सकें, जी। रोकने के लिए तो हम वनों को, हम जैसे डिपार्टमेंट की बात करें तो एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ हम करते हैं, हम प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने की काम करते हैं, एंड लोगों को भी इंकरेज करते हैं। जैसे अफॉरेस्टेशन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ है, उसके अलावा हम जैसे सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें, एंड फिर ये अपन एवेन्यू प्लांटेशंस की बात करें, अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करें, वेर इन फॉरेस्ट के बाहर भी जो आउटसाइड दो फॉरेस्ट जो ट्री कवर है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना एंड उनको जैसे प्लांट सैपलिंग्स प्रोवाइड करना, उनको फीडबैक देना। तो ये कई सारे मल्टीप्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है वेर इन हम वर्क करते हैं कि आउटसाइड द फॉरेस्ट, क्योंकि अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वी हैव टू अचीव 20% ऑफ द ट्री कवर ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। मतलब हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया है, अभी राजस्थान की बात करें तो इट्स अराउंड 9.6% फॉरेस्ट एरिया है। अब इसको हमको 20% तक लाना है और फॉरेस्ट एरिया के बाहर भी हमको फोकस करना है, तब जाके हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। उस डायरेक्शन में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का जो मेजर भूमिका रहेगी, वेरिन सभी फॉरेस्ट के बाहर भी जो कम्युनिटी लैंड्स हैं, प्राइवेट लैंड्स हैं, रोड साइड प्लांटेशंस है, उन सबको मोटिवेट करके, उन सबको हम जैसे एड करके प्लांट सैपलिंग्स दे के उनका प्लांटेशन करके उनके मेंटेन करके, सो दैट ओवरऑल हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। सर, जैसे अपन देखते हैं कि हिल एरियाज़ में जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, लेकिन हम जैसे राजस्थान में जो रहते हैं वहाँ पर डिज़र्ट एरिया है, तो वहाँ किस तरह के पौधे लगाने चाहिए? क्या छायादार लगाएं या कुछ ऐसे लगाएं जो फल दें? किस तरह के पौधे, क्योंकि क्लाइमेट हर जगह का अलग है, हिल स्टेशंस में क्लाइमेट अलग होता है, राजस्थान का क्लाइमेट बिल्कुल ऑपोजिट है, तो किस तरह से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पौधों का करना चाहिए चयन, या क्या करना चाहिए? मैम, जैसे हमारे यहाँ पे जो प्लांटेशंस हम करते हैं, जो प्लांट्स रेस करते हैं, हमारे नर्सरीज़ में रेस करते हैं जी। और नर्सरीज़ में हम ये कोशिश करते हैं जो लोकल हमारे नेटिव स्पीशीज़ है जहाँ पे हमको प्लांटेशन करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सर्वाइवल हमको इंश्योर करना है। सर्वाइवल उन्हीं स्पीशीज़ का हो सकता है जो वहाँ के नेचुरल जो सॉइल कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस है, उसको जो अडेप्ट कर सकें, उनको हम लगाना चाहिए। हम कोई एलियन स्पीशीज़ या एक्जॉटिक या इन्वेसिव स्पीशीज़ नहीं लगा सकते। तो हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट टाइप है, जैसे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, तो उस हिसाब से जैसे आप डेजर्ट की बात करेंगे, डेजर्ट में जो स्पीशीज़ हैं उनको जो सर्वाइव कर सके, थॉर्नी स्पीशीज़ हैं, तो उनको हम लगा सकते हैं। जैसे थॉर्नी स्पीशीज़ की बात करें, जैसे बबूल है, रोंज है, खेजड़ी है, कुमटा है, तो ये स्पीशीज़ थॉर्नी स्पीशीज़ हैं और इनको कम पानी की ज़रूरत है। तो ये स्पीशीज़ हम लगाएंगे तो उनकी सर्वाइवल भी होगी, और इन स्पीशीज़ का बेनिफिट ये भी है कि इनके जो फलियां हैं, इनका जैसे इन पे नेस्टिंग भी होती है, बर्ड्स की नेस्टिंग होती है, एंड ये एज अ फॉडर की तरह काम करते हैं। एंड सिमिलरली जो और भी हम ऐसे स्पीशीज़ चूज़ करते हैं जो जिनका बायोडाइवर्सिटी से कनेक्शन हो, मतलब हम एक मोनोकल्चर एक ही टाइप का स्पीशीज़ नहीं लगाते हैं, हम वहाँ पे इंश्योर ये करते हैं कि जो मल्टीपल स्पीशीज़, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ लगाएं, वो भी यूज़फुल स्पीशीज़, तो वहाँ पे बर्ड्स भी सर्वाइव करें, वहाँ का जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो भी सर्वाइव करें, और हमारे जो इंसेक्ट्स है जैसे बटरफ्लाइज हैं वो भी सर्वाइव करें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी इंश्योर करें और सर्वाइवल मैक्सिमम हो, और इसीलिए हम जैसे वहाँ के जो सॉइल और वेदर को सूट करता है वैसे स्पीशीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं। जी सर, आजकल हम देखते हैं कि हम क्रॉस ब्रीड के पौधे बना रहे हैं, छोटे छोटे पौधे जो पेड़ छोटे होते हैं वो भी फल देने लगते हैं। क्या ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, या ये हम नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो ठीक है? क्या ये जैव विविधता है, क्या है ये? मैम, मैं इसको क्या है, इसका लिमिटेड पर्पस ये मानता हूँ कि ये जो हम जो कंट्रोल्ड जो चीज़ कर रहे हैं, कंट्रोल्ड जैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसको बना रहे हैं, वो आगे तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हमारे जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसमें हम ये कल्चरल हाइब्रिड जो वेराइटीज़ है, हाइब्रिड वेराइटीज़ है, उनको हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाइब्रिड वेराइटीज़ दे डिमांड मोर मिनरल्स, दे डिमांड मोर वाटर, एंड दे डिमांड मोर केयर। तो हम ऐसे स्पीशीज़ को हम चूज़ इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम एक्चुअली उसको वाइल्ड में उस पौधों को सर्वाइव करनी है विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी कंट्रोल। तो हम ऐसे स्पीशीज़ को हम नहीं लगाते हैं, एंड ये हमारे मैंडेट में भी नहीं है। हमारे मैंडेट में ये है फॉरेस्ट एरियाज़ में नेटिव स्पीशीज़ लगाएं जो मतलब दे आर रेजिस्टेंट टू ऑल काइंड ऑफ जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एंड दे एंड अप बिकमिंग अ ट्री
and they end up becoming useful to the fauna in that area and also उनका जो लोकल जो डिपेंडेंसी है, लोगों का डिपेंडेंसी, उसको भी हमको मीट करना है। वहाँ जो लोग हमारे यहाँ पे VFPMCs हैं, EDCs हैं, जो लोकल जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके हम फॉरेस्ट्री मैनेज करते हैं। तो हम ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि उनको हमारी जो स्पीशीज से क्या बेनिफिट मिलते हैं, बीट उनको फॉडर मिले, बीट उनको कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिले, बीट उनको कुछ उनके कैटल को यूज़, जैसे ग्रासेस की बात करें तो कुछ ग्रासेस उनको प्रोवाइड करें, तो तभी हम लोगों को वनों से जोड़ पाएंगे और तभी लोग उससे जुड़ के उनको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट भी उससे जुड़ा हुआ है। हाँ सर, मुझे ये लगता है कि जागरूकता सबसे पहले होनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे को भी हम ये सिखाएं कि हमें एक पेड़ लगाना है, रैदर कि हम बर्थडे पे गिफ्ट दें या कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें, हम एक पौधा क्यों नहीं दें, एनिवर्सरी हो तो हम एक प्लांट क्यों नहीं गिफ्ट करें। और बच्चों को भी ये सिखाएं कि हमें पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पौधे हमें आगे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही देंगे। तो सर एक अपील, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है, छायादार पेड़ लगाएंगे तो हम सभी के लिए अच्छा होगा, तो हम एक ऑडियंस के लिए अपील चाहेंगे। डेफिनेटली मैम, मेरा आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे आपने कहा था, कोई भी अकेजन हो, कोई भी इवेंट हो, ये जो पौधा है ये इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर है। मतलब हम एक पौधा जो लगा रहे हैं, अगर हम कम्युनिटी मतलब सभी मतलब अगर लार्ज स्केल की बात करें, एक पौधा हर कोई लगाएगा तो डेफिनेटली वो क्या है कि आप ही का नहीं, आपके जो फ्यूचर जो जनरेशन्स हैं उसको भी हेल्पफुल रहेगा। आज भी हम जैसे देखते हैं, हम जगह जगह पेड़, बड़े पेड़ों के छाया में बैठते हैं, वो हमारे द्वारा लगाया हुआ नहीं है, किसी और ने लगाया। बिल्कुल। तो यही एटीट्यूड होना चाहिए मेरे हिसाब से। ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे तो हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में हमारी भूमिका रहेगी। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। जी सर, अभी कुछ समय से एक टर्म सुनने में आती है, अर्बन फॉरेस्ट या सोशल फॉरेस्ट। सर क्या है ये सोशल फॉरेस्ट और अर्बन फॉरेस्ट? मैम ये क्या है, जैसे फॉरेस्ट एरिया लिमिटेड है जी, फॉरेस्ट एरिया में हम अफॉरेस्टेशन करते हैं। अब जैसे हमको हर जगह फॉरेस्ट एरिया के बाहर भी सोचना चाहिए जी। बाहर भी हमारे पास ज़मीन है, बाहर भी हमारे पास सूटेबल वेदर कंडीशंस हैं जी। तो सोशल फॉरेस्ट्री में ये है, हम जैसे कम्युनिटी लैंड है, कम्युनिटी लैंड, बीट चारागाह, बीट सिवाई चक, ऐसे जो कम्युनिटी लैंड्स है वहाँ पे हमको प्लांटेशंस करने हैं। तो प्लांटेशंस का जो फिर फर्दर मैनेजमेंट वहाँ के जो लोकल जो पंचायत है वो उसको देखभाल करें। और अगर मान लो अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करें, अर्बन एरियाज़ में हमारे पास कई सारे जैसे कॉलोनीज़ हैं, कई सारे पार्क्स हैं, उसमें प्लांटेशन की बात होती है। बहुत सारे रोड्स निकल रहे हैं, उनके रोड साइड जो प्लांटेशंस, एवेन्यू प्लांटेशंस की बात करते हैं, मीडियन प्लांटेशंस की बात करते हैं। तो ये इस अलग अलग कैटेगराइजेशन इसीलिए किया गया है कि जो लैंड जो हम टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन कर रखा है, और सबका यही ऑब्जेक्टिव है, जो ग्रीन कवर है हमको इम्प्रूव करना है। जैसे हम बात करते हैं जो सस्टेनेबल जो की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ओवरऑल जो ग्रीन कवर है हमारा जो है जितना बढ़ेगा उतना बेटर है। जैसे हमारा टारगेट अभी 20% है, हालांकि हमको 1/3 33% करना चाहिए, तो ग्रेजुअली हम वहाँ पे तक पहुँचेंगे। जी सर, ये जो अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हम औद्योगिकरण की होड़ में इतने आगे निकल गए हैं कि हमने पेड़ों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, वनों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, वनों की कटाई निरंतर करते जा रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हम नहीं समझ पा रहे। तो सर क्या ऐसा ऑल्टरनेटिव निकालें कि औद्योगिकरण अपनी जगह चलता रहे लेकिन हम वनों की कटाई ना करें, और अगर कुछ ऐसे रीजंस हैं कि हमें पेड़ काटने पड़ रहे हैं तो उसकी जगह एक पेड़ की जगह हम 10 पेड़ लगाएं, क्या ऑल्टरनेटिव हम और निकाल सकते हैं? मैम वेरी वैलिड पॉइंट है। जैसे ट्री फेलिंग की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में जैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वहाँ पे ट्री फेलिंग होती है। नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में भी डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं, वहाँ पे भी जो एग्जिस्टिंग ट्रीज़ हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। जैसे आप बात करें कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, ये ऑलरेडी हमारे जो मैंडेट है उसमें है, वेरिन जो रिप्लेसमेंट प्लांटेशन वो होती है। मतलब एक पेड़ आपका कट रहा है तो उसके 10 गुना पेड़ आपको लगाने हैं। सिमिलरली ये सभी जगह हो रहा है, बट अल्टीमेटली ये है कि पेड़ मतलब जैसे पौधा को पेड़ बनने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत केयर लगता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जितना हम मतलब कंट्रोल तरीके से इस चीज़ को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो भी डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम वो बैलेंस रखे, जो हमारे जो ग्रीन कवर है, ट्री कवर, वो उतना इम्पैक्ट ना हो, एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखे।
तो दोनों बैलेंस करके करेंगे तो फिर मेरे हिसाब से विन विन सिचुएशन रहेगा। एंड आप जो कह रहे हैं कि एक पौधे की जगह 10 पौधे लगाना चाहिए, ये हम लगा भी रहे हैं, डिपार्टमेंट इसको इंश्योर भी करता है। डिपार्टमेंट के बाहर भी ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ लागू होना चाहिए, तब जाके मुझे लगता है कि अच्छा बैलेंस। सर बिल्कुल, सरकारें हमारे अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन हमें ग्राउंड लेवल से भी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। जागरूकता इसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकती है कि हर व्यक्ति इसमें भूमिका निभाए, क्योंकि पर्यावरण किसी एक का नहीं है, वो हम सबके लिए होता है। सर यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहूँगी, क्या वनों की कटाई जो निरंतर होती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग का भी एक कारण बन सकती है? डेफिनेटली मैम, हो सकती है। वनों की कटाई जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है जी। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपको जो रेनफॉल रेजिम है उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे वनों की कटाई होती है, ट्री कवर नहीं है, तो वहाँ पे जो पूरा वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, ड्राइनेस रहती है, वाटर टेबल भी आपका डिग्रेड हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का वन ऑफ द रीज़न एफॉरेस्टेशन भी है एंड एट द सेम टाइम डिफॉरेस्टेशन है। एंड उसकी वजह से क्या है कि अब फर्दर जो ट्री ग्रोथ है वो भी इम्पैक्ट होता है। मतलब अपन ये कह रहे हैं कि जो पेड़ कट रहे हैं उसके रिप्लेसमेंट अपने को पेड़ चाहिए, बट अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो फिर ग्रोथ भी इम्पैक्ट होएगा। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को अपने को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अपने जो एफॉरेस्टेशन है वो भी अपनी पैरेलली चलती रहे। सर जैसे लोकल अवेयरनेस है, एम्प्लॉयमेंट है, ये अगर हम इसको अप्रोच करें तो भी क्या हम एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं? लोकल मैम, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि अगर फॉरेस्ट का जो डिपेंडेंस है वो अगर कम करें, लोग फॉरेस्ट की तरफ, जैसे उसका प्रोटेक्शन में फीलिंग तभी नहीं होगी जब उनके पास कोई अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दिया। जैसे कई जगह पे जैसे फ्यूल वुड है, फ्यूल वुड का रिक्वायरमेंट हमने कम इसीलिए कर दिया क्योंकि हमने वहाँ पे एलपीजी कनेक्शंस दे दिए। अब कई सारे जैसे फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, तो जैसे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हो, जैसे वहाँ पे एसएचजीज को आपने एक्टिवेट कर दिया, उनको आपने अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस दे दिए, उनको आपने कमर्शलाइज कर दिया, तो डेफिनेटली, क्योंकि अब इट इज़ वेरी टफ कि फॉरेस्ट में जाके वहाँ से फ्यूल वुड लाना, वहाँ पे ग्रेजिंग करना, वहाँ पे प्रोड्यूस लाना करना, इट्स वेरी मतलब डिफ़िकल्ट वर्क। तो आप जैसे उस एंगल में भी सोच सकते हैं। आप जैसे एनजीओज़ हैं हमारे कई सारे, उनकी हेल्प ले लें। जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी उनमें जैसे आगे वर्क कर सकते हैं। उनको अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दे देंगे तो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, तो वो डेफिनेटली अच्छा एक स्टेप रहेगा। सर एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर अपने एक्सपीरियंस हमें शेयर करें कि किस तरह से जब आप फॉरेस्ट सर्विसेज में आए, क्या नवाचार किया आपने, क्या एक्सपीरियंस रहे आपके? मैम, मैं मानता हूँ कि हमारा जो है, जब से मैं सर्विस में आया हूँ, हर दिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जी। मैं वहाँ पे जो हमारे स्टाफ है उनसे भी कई चीज़ें सीखी है, कैसे अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। वहाँ के जो कम्युनिटी है उनसे भी हमने कई चीज़ें नवाचार सीखी है। मैं जैसे एग्जांपल की तरह बात करूँ, जैसे हमने भरतपुर में ये देखा है, वहाँ पे नीलगाय का, जैसे हमारे जो प्लांट्स लगाते हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा ग्रेजिंग होता है, तो वहाँ जो लोकल लोग हैं, लोकल खेतों में जो नीलगाय का भी इशू रहता था, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक लोकल एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने सॉल्यूशन ये निकाला कि जैसे कुछ स्मेल है जिसको नीलगाय जो है अवॉइड करती है, तो हम उस स्मेल को कैसे यूज़ कर सकें। जी। तो हमने वही टेक्निक इधर हमने यूज़ किया। हर ट्री पे हमने एक क्लॉथ बांध के वो स्मेल हाँ हमने वहाँ रखा, तो फिर उसकी वजह से क्या है, कई जैसे हमने सर्वाइवलिटी परसेंटेज वो बढ़ा सके। तो ये मैं मानता हूँ कि जैसे उनसे हमने सीखा है, कि कैसे हम इसको डेवलप मतलब मैनेज कितना अच्छे से कर सकें। तो लोकल लोगों से जो सीखना हुआ, तो वो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है। एंड बाकी जैसे नए टेक्निक्स, जैसे नर्सरी मैनेजमेंट के जो नए टेक्निक्स हैं, नर्सरीज में हमने ये इंश्योर किया कि हमारे जो नर्सरी है, हमारे नर्सरी में और प्राइवेट नर्सरी की बात करें तो हमारे नर्सरी में कम इनपुट में हम सिमिलर आउटपुट हम देते हैं। लाइक हम अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो है हम हमारे नर्सरी में प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो बेसिक जो नर्सरी में
चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो हमने ये इंश्योर किया कि हमारे सभी नर्सरीज़ में वो चीज़ मिले। और हमने कई जगह फायर फाइटिंग के जो टेक्निक्स है, हम यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बीट ड्रोन्स है, तो वो हमने फील्ड में यूज़ किया है। यूज़ करके हमने हमारे कोशिश ये रही है कि मैक्सिमम जो फॉरेस्ट वेल्थ है वो कंजर्व रहे। जी सर, राजस्थान में मेनली 3 तरह का वेदर होता है, सर्दी, गर्मी और बारिश। किस वेदर के अकॉर्डिंग किस तरह के पौधे लगाए जाए, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। हम कुछ भी लगा दें वो भी एक वर्थ नहीं है। तो किस तरह के पौधे, क्योंकि राजस्थान का थोड़ा टेम्परेचर गर्म ज़्यादा रहता है, तो किस तरह के पौधे छायादार लगाएं, कैसे पौधे लगाने चाहिए? मैम जैसे ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हम हमारे डे टू डे जो नर्सरी मैनेजमेंट है, प्लांटेशन में हम डे टू डे इसको एक्सरसाइज करते हैं। जैसे पौधे लगाने का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो मानसून रहता है। मानसून, जी, मानसून रहता है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम मॉइस्चर अवेलेबिलिटी रहती है। एंड इसके बाद जैसे सर्दियों में हम नहीं लगा सकते, बट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फरवरी मार्च वेरिन ये वेन होता है, सर्दी का पीरियड, वहाँ पे हम दोबारा प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि 2 सीजन्स हैं जहाँ पे आप ये प्लांट्स लगा सकते हैं, वेरिन आप इंश्योर कर सकते हो कि लगाए गए प्लांट्स वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें। जी, पेड़ लगाएं और उनकी सुरक्षा भी करें ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित हो सके। सर, आज आप इस मंच पर आए हैं, बहुत सारी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे आप इनवाइट करने के लिए। और अब दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि वनों की कटाई नहीं करेंगे, पेड़ पौधे नहीं काटेंगे, अगर कोई ओकेजन है तो उपहार में एक पौधा ज़रूर देंगे और हर साल कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं। इस वादे के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को। नमस्कार। नमस्ते।